नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को आप देखना, तभी ऋषभ, मेघा और मयंक को समझ पाओगे कि आखिर ये कौन है और ये कहानी यहाँ तक कैसे आई। हर किरदार को देखना समझना ज़रूरी है। आज की कहानी ऋषभ, मेघा और मयंक की है। एक मिनट, ये अब तुम्हारा सारा ध्यान मेरी आंख पे क्यों जा रहा है? मैं कहानी बता रहा हूँ, फोन को उल्टा रख दो, सिर्फ सुनो। देखो नहीं, थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है ना आंखें आज, कोई बात नहीं। पिछली कहानी में आपने देखा था कि मयंक, जो कि ऋषभ का दोस्त है, अपने घर ला रहा है ऋषभ को। उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसकी हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी और मेघा उसे अपार्टमेंट के कॉर्नर पे मेन गेट के पास में खड़ी दिखी। उसके बाद अपनी गाड़ी में दिखी थी, लेकिन ये सब कुछ इग्नोर करता हुआ अपने घर आता है मयंक ऋषभ को लेकर। मम्मा पापा और उसके घर में जो उसके रिलेटिव्स थे सब आते हैं कि क्या हुआ है इसे। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं भैया कौन इंसान है, कभी इसने ढंग के कपड़े नहीं पहने, पढ़ा लिखा नहीं है, कोई मतलब मांगने वाला है। उसकी हालत ऐसी लग रही थी। मम्मी पापा ने कहा कि पहले एक काम कर, इसे वॉशरूम में भेज, थोड़ा नहा ले, थोड़ा फ्रेश सा हो जाए, इसकी हालत कैसी हो रही है। और वो बहुत ज़्यादा नींद में हो रहा था, तो मयंक ने कहा कि अभी सोने देते हैं, जब उठेगा तब नहा लेगा। ठीक है, चल ले जा इसे। उसने कपड़े वगैरह चेंज करवाए अपने दोस्त के और इसे लिटा दिया कि तू सो जा। देखिए, अब कोई टोना टोटका पड़ रहा हो और जिस इंसान पर पड़ रहा है, तो वो कौन सी जगह रह रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो ए ब्लॉक में रहे कि बी ब्लॉक में रहे, वो गुजरात में रहे कि बॉम्बे में रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका सामान, आपकी चीज़ें जो उसको चाहिए, तांत्रिक को अगर उसके पास है, तो आप कहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना खेल खेलेगा। इसके साथ यही हो रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त एक तांत्रिक क्रिया के बीच में आ चुका है जो अब परेशानी कर रही है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? ऋषभ मयंक के घर पे है, उसी के कमरे में था। मयंक बाहर था, अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहा था कि कहीं किसी पंडित जी से बात करनी पड़ेगी, मुझे कोई और भी इशू लग रहा है। क्योंकि जो लड़की दिख रही है ना मम्मी, मैंने ऑफिस से तो उसे हटवा दिया, और लेकिन ऑफिस में कई लोग बोल रहे हैं वो तांत्रिक है लड़की। इतनी छोटी सी उम्र में कोई ये सब काम क्यों करेगी, और तुम लोगों को क्या पता गलत फहमी हो। नहीं मम्मी, वो जो मेघा है ना लड़की, ऑफिस में कई लोगों ने उसे देखा है, ये सारी चीज़ें मतलब अपने आप में बैठे बड़बड़ाती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। और ऑफिस में जब ट्रेनिंग हुआ है उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों ऋषभ ने उसे हायर कर लिया। और पैकेज भी जितना होना चाहिए उसमें 3-4 हज़ार फालतू ही हैं। लोगों को ये बताती फिर रही है कि ऋषभ की बहुत खास दोस्त है, और मैं ऋषभ को कब से जानता हूँ। हमारे ग्रुप में कभी देखी आपने ये लड़की, और उसके बाद भी झूठ पे झूठ बोले जा रही है। चल ठीक है, तू परेशान मत हो। ये आधा पौना घंटा अपने ऑफिस का काम करता है, फिर मम्मी बोलती हैं कि एक काम कर, ऋषभ को उठा और कुछ खाना तो खा ले वो। हाँ मम्मी, उठाता हूँ। जब ये ऋषभ वाले कमरे तक पहुँचा, दरवाज़ा खोलने से पहले से आवाज़ आ रही थी, कोई लड़की बात कर रही है, और ये फ़ोन पे नहीं, जैसे आप और हम बैठ के बात करेंगे ना, इस तरह की आवाज़ आ रही है। ये जो दरवाज़ा है ये बाहर से बंद किया था इसने। जैसे ही इसने कुंडी को पकड़ा, तभी वो लड़की की आवाज़ और ऋषभ की आवाज़ आनी बंद हो गई। मम्मी ने रसोई से ही इशारे से पूछा कि क्या हो गया, बुला लेना इसे, खाना खा लेगा। उसने मम्मी को बुलाया कि 1 मिनट इधर आना। मम्मी आई और मम्मी ने इशारे से पूछा, उन्होंने कहा ध्यान से सुनना, अभी चुप हो जाओ। इसने वो कुंडी जो खोल रहा था उस पर से हाथ उठाया, फिर से आवाज़ आ रही है। ऋषभ की तो आवाज़ समझ आ रही है, और वो नॉर्मल बात कर रहा है, ऐसा नींद में नहीं है, एकदम नॉर्मल बात कर रहा है जैसे ऑफिस में सबसे बात करता है, और हंस हंस के बात कर रहा है। और ये जो लड़की है, इसकी आवाज़ ये पहचान नहीं पा रहा। इनके घर की तो कोई है नहीं, बाहर से कोई और इस कमरे में आया नहीं। मयंक ने बाहर से ही दरवाजे के ये बोला, मेघा, तो उसने हाँ बोल दिया अंदर से। इसने फटाक से दरवाज़ा खोला, अंदर आता है तो ऋषभ बैठा है। उसके चेहरे पर स्माइल थी, बेड पे कॉर्नर पे ही बैठा है। अरे मयंक, तू यहाँ कैसे? मयंक ने कहा कि तू कहाँ पर है अभी बैठा हुआ? मैं तो अपने घर पर हूँ, तू कब आया? दोस्त, ये तेरा घर नहीं है, वैसे तो तू अपना भी बोल सकता है। तुझे मैं अपने घर लेकर आया हूँ, तेरे साथ कोई प्रॉब्लम थी? मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, कैसी बात कर रहा है, सुनेगी तो बुरा लगेगा। मेघा थी पागल,
मेघा? कहाँ पर? मेघा? अभी यार यहीं पर थी, कहाँ मेघा? तो एक बार और बोला। मम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू थोड़ा फ्रेश हो ले, कपड़े चेंज कर ही दिए थे और डाइनिंग टेबल पे आ जा। आंटी नमस्ते, मैं यहाँ कब आया था? आप मम्मी चलो मैं इससे बात करता हूँ। भाई तूने कुछ ज़्यादा पी ली थी, तुझे होश ही नहीं था, इसीलिए तेरे को तेरे घर पर नहीं छोड़ सकता था। मैंने ड्रिंक कर ली थी? हाँ, और टाइम वगैरह देखता है या कभी भी पी लेता है तू? अरे यार सॉरी, तेरे घर में किसी को पता तो नहीं चला? सबको पता चल गया जिस तरह से तू आ रहा था, नींद में था, मैं तेरे को सहारा देकर कमरे तक लाया हूँ। यार लेकिन मुझे किसी भी तरह से याद नहीं है, मुझे बस मेघा के बारे में पता है, मैं उसके साथ बैठा आधे घंटे से बात कर रहा हूँ। आधे घंटे से बात कर रहा है? क्या बात हुई? यह मेघा ना उड़ीसा में कोई है, छोटी सी जगह, वहाँ की रहने वाली है। इसके कंधे पे बहुत जिम्मेदारी यार, इसकी बड़ी 2 दीदी हैं, दोनों की शादी हुई, डिवोर्स हो गया, वो घर पे है। अच्छा, इसका एक छोटा भाई है, पापा को इसके पैरालिसिस हो गया है, और बस यही सब। लेकिन यार शादी ना, मैं सब कुछ इनके ऊपर कंधे पर वजन नहीं डालना चाहता। मयंक ने कहा कि शादी? किसकी शादी हो रही है? ऋषभ ने कहा कि अरे मैं शादी कर रहा हूँ ना मेघा से, सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ। दिमाग ठीक है तेरा? अभी तेरे घर फ़ोन करूँ? तेरी किसी से भी शादी हो जाएगी, इस लड़की से नहीं होने दूंगा। इसकी 1 सेकंड के लिए आंख पलटी। किसकी? ऋषभ की। लेकिन एकदम से ठीक हो गया। उस वक्त मयंक ना इसके पास आकर बैठ गया था, लेकिन खड़ा हो गया बेड से कि ये क्या था। मम्मी कहती है बेटा मैंने खाना लगा दिया, आ जाओ डाइनिंग टेबल पे। यानी ऋषभ के माध्यम से मेघा मयंक को उसकी औकात दिखाने वाली थी, लेकिन पीछे माता जी आ गई, इसलिए वो एकदम रुक गई। ऋषभ ने कहा कि देख, फैमिली से तो बाद में बात करूंगा, पहले तू नॉर्मली बात कर। अगर मैं शादी करूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? भाई कर, तेरी शादी में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, सारी मेहनत मैं करूंगा, कार्ड्स का, वेन्यू का, सब कुछ मैं देख लूंगा। इससे नहीं करने दूंगा। मेघा से शादी नहीं करने देगा तू? होता कौन है मुझे मना करने वाला? और अपनी माँ से बोल दे कोई खाना वगैरह नहीं खा रहा मैं। और ये कपड़े जो है ना, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये तूने अपनी टी शर्ट पहना रखी है, मुझे हटा इसे। उसने टी शर्ट उतारी, फेंक दी। एक मिनट, पहले तो आराम से बात कर। मम्मी मैं पूरा घर तेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैंने मांगी थी क्या? मैंने मांगी है हेल्प तेरे से? तेरे घर वाले क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे लिए? मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, सब लोग जिंदा है ना, वो देख लेंगे, तू क्यों हो रहा परेशान? मेघा चलो यहाँ से। अब इसने सिर्फ नीचे लोअर पहन रखा है और टी शर्ट उतार के फेंक दी और चल दिया। डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ था, आंटी को देखते हुए ऐसे टेबल पे हाथ मारा, सारा सामान नीचे। पापा को एकदम गुस्सा आ गया कि मयंक, ये तेरे दोस्त को मतलब तमीज़ नहीं है किसी के घर पे क्या क्या कर रहा है ये? वो एकदम अंकल के पास आया, पैरों के पास बैठ जाता है। वो सोफे पे बैठे हुए थे, उनके पैरों के पास आकर ज़मीन पर बैठ गया। क्या हुआ? तेरा बेटा मेरे से शादी करने के लिए मना कर रहा है। होता कौन है? ये, तू या इसकी मां? कौन? जब ऋषभ मेरे से शादी करने के लिए तैयार है तो तू होता कौन है? अब ये अंकल को नहीं समझ आ रहा ऋषभ क्या बोल रहा है, और ये ऋषभ ही तो बात कर रहा है ना, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है कि कोई और ऋषभ के बारे में बोल रहा है? मयंक ने कहा कि ऐसा है, बदतमीजी बहुत हो गई, तुझे नहीं रहना मेरे घर पर, अपना सामान उठा और निकल। माँ ने कहा कि एक मिनट, ये ठीक नहीं है और इसे इसके घर पर मत जाने दे। एकदम से ऋषभ आया मम्मी जी के पास, पैर छूकर ऐसे हाथ जोड़ता और कहता है आंटी जी मैं आती रहूंगी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऋषभ बोल रहा था। मयंक ने एकदम हाथ पकड़ लिया। अच्छा सॉरी, मेरी गलती थी, तू 1 मिनट पहले ये टी शर्ट पहन और बैठ जाए यहाँ। जिसने टी शर्ट वगैरह पहनी, मयंक को देखते देखते आंखें भारी होनी शुरू हो गई। इसकी आंख नहीं खुल रही। मयंक ने 2-3 बार मतलब बैठे बैठे सो गया ये। जब 3-4 बार आवाज़ दे दिया, नहीं उठा, पानी लाता है, एकदम इसके चेहरे पर छिड़कता है, आंखें सुर्ख लाल हो रही हैं। मतलब जो वाइट पोर्शन होता है ना, वो दिख ही नहीं रहा था आंखों में। और इस वक्त ये ऋषभ है जब इसकी आंखें ऐसे सुर्ख लाल हो रही थी। मयंक ने पूछा कि तू ठीक है? ऋषभ कहता है कि यार मुझे डर लग रहा भाई,
मुझे बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है। मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे भाई। लेकिन पहले जो तूने किया उसके लिए सॉरी तो बोल दे मम्मी को। मैंने क्या किया? आंटी को सॉरी क्यों क्या हुआ है? वो देख रहा है सब, नीचे खाना पड़ा है, मम्मी उठा रही हैं। ये मैंने? हाँ भाई। अरे यार आंटी आप हटिए प्लीज़, हटिए, ये सब मत करिए, मैं कर रहा हूँ। उसने वहाँ की सारी सफाई करी। ये जो आंखों से इसके आंसू आ रहे हैं ना, ये भी कुछ कुछ रेड है। आंटी ने देखा उसे और वो ऐसा बेचैन होकर साफ सफाई कर रहा था कि मेरी वजह से गलती हुई है, मैं पहले सफाई तो कर दूं। तभी मयंक ने देखा ऋषभ के फ़ोन पे वाइब्रेशन हुए जा रही है, मतलब साइलेंट था फ़ोन। उसने जाकर उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? आंटी मैं मयंक। बेटा ऋषभ कहाँ है? ऋषभ यही है आंटी, खाना खा रहा था। तू ऋषभ के घर पे बेटा? नहीं नहीं आंटी, इसकी ना तबीयत मुझे ठीक सी नहीं लग रही थी तो मैं अपने घर पर ले आया था। मयंक? जी आंटी। अरे बेटा ईश्वर का रूप बनकर आया है तू, इसे बेटा अपने पास ही रखियो। और हम ना 2 दिन में आ रहे हैं, किसी पंडित जी से बात हुई है, बस उन्हें लेकर। आंटी आपको भी पता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है इसके साथ? हाँ बेटा, जिसने किया है ना कोई लड़की है, पंडित जी ने नाम नहीं खोला है। आंटी मेघा है, मैं बता रहा हूँ ना। जैसे ही इसने मेघा बोला, इसकी आंखें इसने ऐसे पहुँची हैं और नॉर्मल हो गई। मयंक ने फ़ोन पर ही आंटी को बोला कि आंटी बाद में बात करता हूँ। इसे समझ आ गया था कि जब इसकी आंख लाल हो रही है तब ये ऋषभ है, लेकिन जैसे इसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं उस वक्त ये वो जो लड़की है वो आ जाती है। और एक बार आंख पलटी थी जब इसने गुस्सा दिखाया था। सामान सारा प्लेट वगैरह डाइनिंग टेबल पे रखती है, बहुत धीरे से मयंक से आकर बोलती है, एक बार और तू हम दोनों के बीच में आया ना तो सबसे पहले तेरी मां जाएगी, फिर तेरा नंबर लगाती हूं। पता भी नहीं चलेगा रसोई से कब इसकी अर्थी निकल गई। दोबारा मेरे और ऋषभ के बीच में नहीं आएगा तू। इसे अपनी दोस्ती से ज्यादा मां प्यारी है। ये पीछे हटा और आंख नीचे कर ली। उसने सारी प्लेटें उठाई, रसोई में जाकर रखा। आंटी अब मैं चलती हूं। आंटी ने फिर पलट कर देखा। मयंक ने इशारा कर दिया कि मम्मी बस आप रुक जाओ। ये बाहर गया, वापस आया तो इसकी आंखें लाल थी। भाई तेरी गाड़ी की चाबी मिल जाएगी ज़रा? मैं छोड़ने चल रहा हूँ तुझे। तू कहाँ आएगा? मैं ले जाता हूँ ना, गाड़ी भिजवा दूंगा भाई। तेरी गाड़ी कहीं और नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे को ऐसे अकेले नहीं, मैं चल रहा हूँ। मयंक ये कर क्या रहा है? और अभी तूने इसकी मम्मी से बात करी थी ना कि इसे अकेला नहीं छोड़ना है, अब क्या कर रहा है? मम्मी बस मैं इसकी मदद इतनी कर सकता था, और मेघा इतनी भी बुरी लड़की नहीं है। एकदम हंसते हुए ऋषभ ने मयंक को गले लगा लिया। यार तू सच्चा दोस्त है, कम से कम तूने तो एक हामी भर दी मेरे लिए। बस फैमिली से तू बात कर लियो। हाँ हाँ यार। और मेघा ने और कुछ बताया तुझे? नहीं नहीं, बस गाड़ी में बैठते हैं ना। अब गाड़ी में बैठ के जब चले, चौराहा पार हुआ और मेघा बात करने लगी। मेघा ही बोल रही है ये, ऋषभ बात नहीं कर रहा था। मयंक के साथ ही बैठा है और पीछे जो है बैक सीट पे है तो सही, मेघा बैठी तो है, लेकिन उसने मतलब चेहरा अपना नीचे कर रखा है, बाल बिखरे हुए हैं, आवाज़ उसी की है। और वो जो बोल रही है वो मयंक को गुस्सा दिलाने के लिए बोल रही है, इसकी बहना के लिए, इसकी मम्मा के लिए, इसके लिए, और कि तू तो भिखारी है, ऋषभ के दया पे पल रहा है, और पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल रही है। लेकिन मयंक ने यहाँ बहुत ज़बरदस्त काम किया। उसने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया जब तक ये अपने अपार्टमेंट पे नहीं आ गए। सिक्योरिटी गार्ड चेंज हो चुका था, उसकी ड्यूटी चेंज हो गई थी। अंदर आता है और थोड़ा ये फिर से यहाँ पे आने के बाद नींद से में हो गया, भारी हो गया शरीर। बोला कि इसको रूम तक लेकर जाना है और मैं चल रहा हूँ। मयंक भैया हो ना? हाँ। तो ऋषभ भैया ने अगर ज़्यादा खा पी लिया था तो इसे अपने घर ले जाते आप, ये वैसे भी अकेले रहते हैं, इनकी यहाँ कौन देखभाल करेगा। तभी एक आवाज़ आती है, अरे मैं देखभाल कर लूँगी, मैं इतनी देर से इसका वेट कर रही हूँ। अब ये मयंक ने देखा और वो सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो सीढ़ियों पर एक सीढ़ियाँ छोड़कर एक लड़की बैठी हुई थी, वो आती है और ये है मेघा। मेघा ऋषभ को देखती है, स्माइल करती है
ऋषभ नींद में हो रहा है लेकिन उसे देखकर स्माइल करता है। हाय मयंक, हो ना तुम? हाँ मैं मेघा हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। मयंक ने हाथ जोड़ दिया। ठीक है, आप देख लेना, मैं चलता हूँ। जैसे ये चलने लगा, मेघा आई और इसके कंधे पर हाथ रखकर रोक देती है। धीरे से क्या बोलती है, फुसफुसाकर, तूने, तेरे परिवार ने बहुत कोशिश कर ली, अब दोबारा इसके आसपास मत दिखियो। अगर दिखा तो तू जानता है कि तेरी माँ रसोई से अर्थी पे निकलेगी। दोबारा मत आइयो या। ऐसा बोला। इसने जब पलट कर देखा, मेघा उसको लेकर जा रही है। इतनी देर में ये रास्ता कहाँ चला गया? उसने कंधे पे हाथ रखकर फुसफुसाकर इसे सब बोला है। इसने यूं पलटकर जब देखा तो मेघा तो वहाँ लिफ्ट के पास खड़ी है, इंतज़ार कर रही है लिफ्ट आएगी तो ऋषभ को लेकर जाए। नहीं समझ आ रहा। यहाँ से मयंक अपने घर जाने के बजाय अपने एक दोस्त के घर आया जिसका अभी घर का ये इनॉग्रेशन वगैरह हुआ था, तो पंडित जी आए थे। ये वैसे किसी को नहीं जानता था। मयंक ने आकर बोला, भाई मेरे को उन पंडित जी से मिलना है। किसके साथ क्या हुआ है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? रात का इतना टाइम हो रहा है भाई, सब ठीक तो है? उसने कहा बस पंडित जी के घर चलना है। पंडित जी के घर आए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, उतारा वगैरह तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रक्षा कवच बना सकता हूँ। नहीं, इस वक्त जो उसके साथ लड़की है वो तांत्रिक है और मुझे उसके चुंगल से उसे अपने दोस्त को निकालना है। बेटा ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ रक्षा कवच हम बना सकते हैं, धागा बना सकते हैं। ये अगर धागा भी बनवा देता उस टाइम तो भी काट हो जाती, लेकिन भाई दिमाग सही टाइम पे काम नहीं करता है कभी कभी। मयंक को घर से फ़ोन आया। मम्मी ने पूछा कहाँ है ऋषभ, कहाँ है? ऋषभ को मैंने उसके घर पर छोड़ दिया है। अच्छा, और तू कहाँ पर है? मम्मी मैं एक पंडित जी के पास आया था, इनॉग्रेशन हुआ था मेरे दोस्त का, तो इन्हीं पंडित जी ने किया था। वो मना कर रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने किसी से बात करी है बेटा, ज़रा घर आ। मम्मी हम ये सब कर सकते हैं? हाँ बेटा तू घर तो आ। और मयंक सीधा अपने घर पहुंचा। ऋषभ का फ़ोन ना मयंक के घर पर ही रह गया था। इन्होंने फिर आंटी को फ़ोन किया, ऋषभ की मम्मा को। आंटी ने कहा कि बेटा तुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, हम तो थोड़ा तसल्ली में हो गए थे कि तू, तेरा परिवार उसके साथ वहाँ पर है, अब वो अकेला है। नहीं आंटी अकेला नहीं है, उसे जिससे शादी करनी है मेघा उसके साथ ही है। मेघा कौन है ये? बस आंटी इसके बारे में आपको शायद कुछ तो पता ही है। ये वही लड़की है जो कि बता रहे थे कि टोने टोटके करती है, तंत्र विद्या करती है। हाँ आंटी। तो यहाँ ना ऋषभ के जो छोटे चाचा हैं वो भी कहीं आसपास रहते थे, 2-4 किलोमीटर की दूर पर। ये जो मकान है ना जिसमें ऋषभ रह रहा है अपार्टमेंट में, ये उन्हीं का ही है। उन्हें अपार्टमेंट में कंफर्टेबल नहीं हुआ तो उन्होंने एक अपना सेपरेट विला टाइप का बना लिया था। उन तक खबर पहुंची रात के 1 बजे वो और मयंक दोनों इसके घर पहुंचे, ऋषभ के। ऋषभ का दरवाजा खटखटा रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा। सिक्योरिटी वाले को बुलवाया गया कि दरवाजा खोलना है, अरेंजमेंट करिए, हमें अपने बेटे को यहां से लेकर जाना है अस्पताल, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके पास कोई मास्टर की वगैरह कुछ होता होगा, पता नहीं। दरवाजा खोला गया। भाई साहब देखकर दिमाग खराब हो जाए। सिक्योरिटी वाले को भेज दिया ऐसे कि आप जाइए। सर लेकिन ये हम कर लेंगे, आप जाइए। उसे भेज दिया कि भाई 1 की 10 बात बन जाएगी। जो कुशन थे ना, सोफे के जितने भी कुशन थे, ये वो वाला सोफ़ा था जैसे लकड़ी है उसके ऊपर गद्दी डाल दी, उस टाइप का कुछ सोफ़ा था। मतलब अच्छा, बड़े बेहतरीन, पुराने टाइम वाला नहीं था। वो सारा जो है रसोई के बाहर डाल रखा है। रसोई का सारा खाना, अनाज जितना भी है, गेहूँ, चावल, दाल, वो सब डाल रखा है। और आग लगी हुई है थोड़ी थोड़ी सी और सुलग रही है। और वो अंदर रूम में है, मेघा और ऋषभ। चाचा ने आते के साथ ही कहा कि बेटा यहाँ पे पानी वगैरह डाल, और तेरा दोस्त कहाँ पे है? अंकल ये है उसका रूम। उन्होंने नॉक करा। मेघा बोली कौन है? बेटा हम ऋषभ को ले जाने के लिए आए थे, ज़रा ऋषभ को भेजना, बाहर भेजना। ऋषभ ने दरवाज़ा खोला। हाँ चाचा, आप इस टाइम? ये क्या हो रखा है घर में? ये मैंने नहीं किया। अच्छा, और ये जो भी अंदर है उसे भेज। कौन अंदर है? अरे जो भी लड़की आई है उसे भेज यहाँ से। चाचा कैसी बातें कर रहे हो? आप जानते तो हो मेरा नेचर, मैं ये सब काम नहीं करता। मेरी लाइफ में कोई ऐसे लड़की नहीं है, प्यार व्यार क्या बोल रहे हो आप? चाचा ने कहा दरवाज़ा खोल और उसे बाहर कर।
इसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया तो बेड पर अकेले ही सो रहा था ये। चाचा ने पूरा घर देख लिया, पूरे घर में मेघा नहीं है। मयंक चाचा से कहता है कि चाचा 100% लड़की वही थी, आवाज़ मैंने सुनी है। ये सब ना बेडरूम में खड़े थे। रसोई में खटपट सी हुई तो चाचा ने ऐसे झांक कर देखा तो एक औरत है, वो खड़ी है। ऋषभ से कहते हैं कि ये कौन है। ऋषभ ने बाहर की तरफ देखा, मयंक को कहा कि चाचा किसे देख रहे हैं। अब चाचा ने भी देखा तो उन्हें भी नहीं दिखी। भाई ये घर में चल क्या रहा है। वो अभी जो अनाज वगैरह डला हुआ था, दाल चावल गद्दियाँ, इन सब में जो आग लगी हुई थी, मतलब कुछ ही मिनट पहले आग लगाई थी, लेकिन ये एकदम आ गए, बुझा दी, उसमें फिर से आग लग रही है। चाचा ने कहा कि तुझसे कहा तो था मयंक, इसे जाकर पानी डाल इस पर। उसने कहा चाचा मैं तो पानी डालकर ही आया था। एक काम कर, ये सारा सामान ना जो कॉरिडोर है, दरवाज़ा खोल के बाहर रख दे। अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई देखेगा क्या कहेगा। एक काम कर, फिर अपनी बालकनी में रख दे सारा सामान। इसने कहा ठीक है। ये सारा सामान गद्दा वगैरह सब कुछ एक जगह इकट्ठा करता है, जो गद्दियाँ वगैरह थी, और बालकनी में जैसे ही रखने जा रहा था, इसे वहाँ पे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। इसके हाथ में सामान है, रात का 1:30-2 बज रहा है, गहरी गहरी कोई यहाँ सांस ले रहा है। इसने आसपास देखा, नहीं समझ आ रहा कि भाई कौन है। फिर जब अपनी ज़मीन की तरफ देखा ना इसने कि आवाज़ तो बहुत मेरे क्लियर आ रही है, पास में आ रही है, तो ये मेघा के पेट पे खड़ा हुआ था। एकदम से हटता है और कहता कि सॉरी मैंने देखा नहीं था आपको। एक हंसी सुनाई दी, ये हंसी ऋषभ की थी। चाचा उससे 2 कदम पीछे हट गए क्योंकि उसकी जीभ थोड़ी से नीचे लटक रही थी, आंखें पलटी हुई थी और ये ज़मीन पर बैठ गया। चाचा ने आवाज़ दी, मयंक मयंक। चाचा यहाँ मैंने अभी उस लड़की को देखा है, 1 मिनट यहाँ पे आ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, इधर आ। अब मयंक फटाफट से चाचा के पास आया। ऋषभ को देख के इसके हाथ पैर फूल गए। भाई साहब अब हिम्मत नहीं हो रही इसे छूने की, हिम्मत नहीं है इसे कहीं ले जाने की। कोई यहाँ पे आए मदद कर दे तो ठीक है, लेकिन अब नहीं मदद कर सकते। पीछे बस होते जा रहे हैं और वो धीरे धीरे आगे इनके पास आता जा रहा है। ऋषभ वहीं बैठ जा भाई, ऋषभ वहीं बैठ जा। अब ये धीरे धीरे इनके पास आ रहा है, उसकी हंसी लगातार आ रही है, मतलब बड़ा अजीब और भयानक लग रहा है देखने में। इसकी जीभ थोड़ी से नीचे थी। आप देखोगे ना कभी ऐसा इंसान जिसका उतारा हो रहा हो या उसने मतलब कोई करवट पलटी हो, तो डर किसे कहते हैं बहुत करीब से समझ आ जाएगा। ऋषभ ना अजीब अजीब एक्टिविटी करने लग गया था यहाँ। ये उसे लगातार देख रहे हैं। ये जैसे ही बालकनी की तरफ आया ना, चाचा ने इशारा करा मयंक को कि दरवाज़ा बंद कर दे। इसने वो स्लाइड वाला दरवाज़ा था, जब बंद कर रहा था कॉर्नर में उसने हाथ रख दिया। ऋषभ हंस रहा था यहाँ, लेकिन इसकी हंसी में एक लड़की की भी आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी। मयंक ने क्या बोला, मेघा अगर तू ऋषभ को पसंद करती है, इससे शादी करना चाहती है, तो हमें कोई इशू नहीं है, यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं ज़रा। ये 1 सेकंड में नॉर्मल हुआ। इसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। जो जीभ है इसने जब मुंह अपना ऐसे पहुँचा ना तो नॉर्मल हो गई थी। सोफे पर आके बैठता है, अरे चाचा आप कब आए, बैठिए बैठिए। चाचा ने मयंक की तरफ देखा कि तूने क्या बोला था। चाचा आप ना कुछ इस तरह से बात करो जैसे सामने कोई लड़की बैठी है, उसका नाम मेघा है, और वो और ऋषभ दोनों शादी करना चाहते हैं, साथ रहेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा। मेघा वैसे मुझे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ, और ये कोई तरीका नहीं होता। तो ऋषभ ने बोला, क्यों, मुझसे क्यों परेशान है तू? अरे शादी की बात तुम क्यों करोगी, आंटी को आना चाहिए था। मम्मी ये बैठी। जैसे ही उसने ये बोला तो बराबर वाले सोफे की जो बनावट थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। इसका मतलब सही में कोई आकर बैठा है। अब ये चीज़ ना मयंक ने और चाचा ने एकदम क्लियर देखा है कि सोफे पे देखिए वो गद्दी वगैरह तो नीचे नहीं है, लेकिन पीछे जो कुशन लगा रहता है वो हल्का सा दबा, जैसे कोई सही में बैठा है इंसान। आंटी नमस्ते। और मैं तो ये सोच रहा था जब तक ऋषभ के मम्मी पापा भी नहीं आते ना, आप और मेघा अपने घर रहो, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ ना सोसाइटी में वैसे तो सब लोग मॉडर्न है, लेकिन आंटी 10 बातें बन जाएंगी। ना तो मेघा के लिए अच्छा है ना ऋषभ के लिए अच्छा है। हाँ बेटा, लेकिन हमको शादी कल ही करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, और शादी में
खूब मन से कराऊंगा, धूमधाम से कराऊंगा। चाचा, हमारी जो अभी कज़न की शादी हुआ था उसके अंदर कौन सा बैंक्वेट था वो वाला? हाँ, और बारात देखिए, एक काम करते हैं चाचा, वेन्यू वो रखते हैं, कैटरिंग वो कर देगा। अब ऋषभ ना जब ये सारी बातें सुन रहा है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। ऋषभ नहीं, मेघा खुश हो रही है जैसे जैसे उसकी शादी की बातें चल रही हैं। और एक काम करेंगे, मेघा के लिए ना वो एक डिज़ाइनर लहंगा वो मेरी तरफ से, और तेरे लिए शेरवानी मेरी तरफ से। ये ऋषभ बिल्कुल मयंक के पास आकर बैठ गया। तू कितना अच्छा दोस्त है ऋषभ का, और मैं तो सोच रही थी कि तू हम दोनों की शादी को लेकर बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहा था। आई रियली लाइक योर एटीट्यूड, बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ऑफिस में थोड़ा नरमी से बात किया कर। तूने ऑफिस में उसे अनूप को बोल दिया था ना कि मुझे निकाल दो। ये सिर्फ बात अनूप और मयंक को पता थी कि मयंक इस मेघा को निकलवा रहा है, लेकिन ऋषभ बोल रहा है ये बात। 100% ये लड़की बहुत ज़्यादा पहुंची हुई है। हाँ, कभी कभी मन ऐसा ही होता है, कुछ भी बोल देता हूँ, सॉरी मेघा। अच्छा मेघा, एक काम कर सकते हैं? हाँ बोलना। जब तक मैं इसे ज़रा बाहर ले जाऊँ, अब शादी की बात हुई है तो एक एक छोटा छोटा ड्रिंक बनता है, तो तुम लोग यहाँ ड्रिंक कर लो ना, मैं भी करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, समझा कर, मैं, चाचा और ऋषभ, हम तीनों बस नीचे गाड़ी तक जाएंगे, गाड़ी में एक एक छोटा छोटा लगा कर आते हैं। यार ये बात तो गलत है, यहाँ तेरी मम्मी भी आई है, उनके सामने कैसे करेंगे हम? हाँ बोल तो तू ठीक रहा है। एक काम कर, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँ? हाँ चलना। मम्मी हम अभी आते हैं, चाचा ने पूछा इशारे से कि कहाँ जा रहा है। चाचा चलिए ज़रा। और इसने जहाँ बॉटल रखते थे वहाँ से एक बॉटल ले ली। अब ये सब लोग बॉटल को छुपा रखा था। लिफ्ट के अंदर कौन कौन है ज़रा ध्यान से सुनना। ऋषभ है, मयंक है, ऋषभ के चाचा हैं, और कहीं मेघा भी है। जब ये नीचे आया, आने के बाद इसे उन पंडित जी ने एक मंत्र बताया था कि जिस पर ऐसी कोई समस्या है उसको इस तरह से धीरे से फुसफुसा के 2 बार बताना है, 2 बार बोलना है, और जब आप बोलोगे तो उसके दूसरे ईयर पे हाथ रखना है। देखिए जिसने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका कोई भी कारण हो सकता है। लिफ्ट से बाहर निकलते के साथ ही मयंक ने ये काम किया। जैसे ही इसने ये बोला, ऋषभ 2 कदम आगे गया, पलटकर इसे देखता है और गुस्से में वापस इसके पास आता है और कहता है कि ज़्यादा समझ आ रही है तेरे, ज़्यादा समझ आ रही है? क्या समझ रहा है कि मैं कौन हूँ? अभी दिखाती हूँ तुझे। इसने ऐसा बोला और ऊपर से इनके फ्लोर से जो फ्लावर पॉट नीचे रखा था, गमला अपने आप थोड़ी ना आ जाएगा ऊपर हवा में, लेकिन जो गमला रखा हुआ था वो वहाँ से नीचे गिरा है। भीड़ लग गई एकदम से, सिक्योरिटी वाले आ गए कि भैया ये क्या है, और हर कोई ये कह रहा है कि ऋषभ वाले भैया का घर है। अब नीचे कौन कौन खड़ा है? ऋषभ है, मयंक है, और ऋषभ के चाचा हैं। यानी इन्होंने तो किया ही नहीं, लेकिन जब सिक्योरिटी वालों ने इसे देखा ऋषभ को, तो उसकी हालत ऐसी हो रही थी कि भाई इसे किसी अस्पताल में एडमिट कराओ ना, इसका चेहरा कैसा हो रहा है। उसका यहाँ से लिप्स यहाँ तक कटा हुआ था। ये लिफ्ट में जब थे ना सारे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब कटा हुआ है। चाचा ने कहा कि गाड़ी निकालता हूँ, इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। गाड़ी लेकर गए अस्पताल। अस्पताल में जब इसे एडमिट किया तो बाहर आ गए थे चाचा और मयंक। डॉक्टर आकर कहता है कि आपके वो जो पेशेंट थे उन्हें देखिए अस्पताल में किधर चले गए, कोई तरीका है? इमरजेंसी आप एडमिट करते हो। 1 मिनट, वो कहाँ चले गए मतलब? अरे नर्स गई थी उनके लिए जो ग्लूकोज वगैरह लेने और स्टेचेस लगाने के लिए कुछ सामान, वो बेड से पता नहीं किधर चले गए। सर ऐसे कोई पेशेंट किधर चला जाएगा? यहाँ से तो निकला ही नहीं ना वो बाहर, हम तो यहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा अस्पताल में अंदर भी जाने के 10 जगह है, इमरजेंसी से आप इस वाले दरवाजे से चले जाओ, 2nd फ्लोर पे, इधर से चले जाओ आप लिफ्ट एरिया। पूरे अस्पताल में ढूंढ रहे हैं भाई साहब इसे। मयंक ने अपने कम से कम 10 दोस्तों को और बुला लिया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है ऋषभ के लिए, आप सबको यहाँ आना होगा। भाई साहब अस्पताल में ढूंढ मच गई। यहाँ जो इनके दोस्त आए थे ना सब लोग, उनमें से एक ने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, पूरे अस्पताल में नहीं मिला, मॉर्चरी में देख, मुर्दाघर में देख लेते हैं, वहीं छुपने की जगह है। अब ये बोला, मयंक आया, उसका कॉलर पकड़ लेता है। ऋषभ क्या मर गया है? कैसी बातें कर रहा तू? चाचा ने कहा 1 मिनट, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता ये सही कह रहा हूँ। अब वहाँ गए, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे थोड़ी ना दरवाज़ा खोल देंगे, आप डॉक्टर से लिखवा कर लेकर आइए, आप किसके साथ हो? उन्होंने कहा हमारा एक दोस्त है, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो यहाँ अंदर आकर छुप गया है। नहीं, मैं जब से यहीं बैठा हूँ।
आप कुछ सेकंड के लिए हटोगे यहाँ से? कह रहे हाँ बस पानी की बोतल भरने के लिए गया था मैं। हाँ तो इतनी देर में वो अंदर आ गया, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। जब दरवाज़ा खोला तो सब पे ना वाइट मतलब कफन डाला हुआ था, लेकिन एक कफन ऐसा था जो मतलब हल्का हल्का ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे फेस की साइड से कोई सांस ले रहा हो। मयंक ने उस सिक्योरिटी वाले को देखा और कहा कि देख लो, मैं गलत नहीं कह रहा था, ये कोई तरीका थोड़ी ना है आपके दोस्त को यही जगह मिली है क्या छुपने की। उन्होंने जब चद्दर हटाई तो ये कोई और है, लेकिन लग रहा था सांस ले रहा है, ये तो कोई जो ख़त्म हो गया उसका शरीर है। हंसी सुनाई दी, सबके हाथ पैर फूल गए। सिक्योरिटी वाले ने जैसे ही हंसी सुनी और उसने कहा कि इधर से आवाज़ आई है, सब लोग उधर गए तो एक कॉर्नर में ये छुपा बैठा था ऋषभ, और ऐसे हाथ कर रहा था, नहीं नहीं मेरे पास मत आइयो मेरे पास मत आइयो, देख और इतनी देर हो गई तुम्हारे को समझ नहीं आ रही है ना, हैं मैं बताऊं कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही उसने बोला, भाई साहब मयंक और इसके साथ 4-6 दोस्त और थे, इन्होंने इधर से हाथ पकड़ा इधर से हाथ पकड़ा, इसे खींचते हुए बाहर लाए, दोनों हाथ पीछे बांधे और इसको कंधे से ऐसे बांध दिया था, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से इसे बांधा। और रात में ही ये 2:30 बजे इस अस्पताल से बाहर निकले। स्टिचेस वगैरह ऑफ कोर्स वो कराया, वो जो चेहरा यहाँ से अभी भी इनके निशान है। जो इनसे मेरी बात हुई ना ऋषभ से मयंक से, तो ऋषभ ने अपना फ़ोटो दिखाया था, यहाँ से यहाँ तक टाँके लग रहे हैं। ईश्वर करे अब सब कुछ नॉर्मल हो जाए और अब पहले जैसे दिखने लग जाओ, लेकिन ये समस्या तो कुछ भी नहीं है जो समस्या आपके साथ हुई थी या होने वाली थी। इन्हें यहाँ से रात में ही लेकर निकले मेहंदीपुर बालाजी और सुबह 4 बजे पहली हाजिरी इनकी लगी थी। इमरजेंसी में लगवाई गई थी, कैसे लगवाई गई थी मुझे नहीं पता, लेकिन अपने साथ ये उन भगत जी को लेकर गए थे जो इनके किसी एक दोस्त ने बताई थी। क्या नाम है उसका, मैंने लिखा था यार, शशांक नाम है। हाँ, उन्होंने किसी पंडित जी को रात 12-1 बजे के आसपास फ़ोन करके बुलवाया था इसी अस्पताल में, और ये सब लोग रात को ही मेहंदीपुर बालाजी निकले। ये कहते हैं कि हमें बालाजी में 11 दिन रुकना पड़ा था, वहीं धर्मशाला ले ली थी, और चाचा मयंक ऋषभ और 4-6 दोस्त और थे। आंटी अंकल भी आ गए थे बाद में, 3 दिन बाद आए थे वो। और जो उनके साथ पंडित जी आए थे उन्होंने कहा कि हमारे आने से पहले ही बच्चों ने वो बड़ा काम कर दिया जो ज़रूरी था। मेघा का उसके बाद ना कुछ पता नहीं चला। और ऋषभ मयंक कहते हैं कि वो हमें कभी भी दिख जाती है, उतारा हो चुका है, सारी चीज़ें ठीक है, घर में कीला बनवा लिया। और ये अब मयंक ने मतलब ऋषभ से ज़िद करी और ऋषभ ने वो मकान छोड़ दिया। अंकल ने अब वो रेंट पे दे दिया है, कोई और रहता है, और ऋषभ अब अपने घर वापस बेंगलोर। मेघा उसके बाद कभी ज़िंदगी में इन्हें ऐसे आमने सामने तो नहीं दिखी, लेकिन कहते हैं कि वो कभी भी कहीं भी दिख जाती है। और जैसे जैसे हम परिवर्तित हो रहे हैं, ऐसे उसके भी चेहरे के हाव भाव बदलते दिखते हैं। आज की कहानी में इतना ही, कैसी थी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।